पेट्रोल 209 रुपये लीटर। ये रात 12 बजे से पहले का रश है। आवाम जो है अपनी अपनी बाइक की और गाड़ियों की पेट्रोल की टंकियां फुल करवाने आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है उन्होंने बंद कर दिया है और 200 रुपये से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहे। रश की सूरत हाल आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम यूएसके यूनिवर्सल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो तो आपने देख ही ली होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी उसी वीडियो से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम तो गिरा दिया है। अभी एक हफ़्ते पहले की बात है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा किया था, जबकि पहले पेट्रोल की कीमत 150 से 180 हुई थी और अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत जो है वो 210 तक कर दी गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक हफ़्ते में 60 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। अब सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया। आज के दिन हुकूमत ने 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया, जिसका मतलब ये है कि गरीब की कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ दी गई है। अब हम ये जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो मुल्क में इन्फ्लेशन में भी इजाफा होता है। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड बन चुका है ना कि जैसे ही कीमत में इजाफा होता है तो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं वो हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से जिनकी फ़िक्स इनकम होती है सबसे ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है और महंगाई में तो इतना इजाफा हो जाता है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। अब हम इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। जैसा एक रिक्शे वाला थोड़ी सी महंगाई होती है, वो अपने जो किराए हैं वो डबल कर देता है, यानी कि पहले 100 लेता था अब 200 लेता है। ठीक है, इसी तरह हम मिसाल ले लेते हैं एक दूध वाले की। दूध वाला क्या करता है, वो अपने दूध के रेट में इजाफा कर देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी मिसाल तो बनती है करियाना वाले की। करियाना वाला क्या करता है, वो तो हर चीज़ के रेट में इजाफा कर देता है। लाइक अगर हुकूमत ने घी का या चीनी का या किसी भी चीज़ का रेट फिक्स किया हुआ है तो वो 20-30 रुपये इजाफा करके बेचता है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ती है। जबकि होना ये चाहिए कि जब हुकूमत किसी चीज़ में किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा करे तो आवाम को चाहिए कि वो एक दूसरे का ख्याल करें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कलेक्टिव वेलफेयर की बजाय इंडिविजुअल वेलफेयर पे फोकस करते हैं और यही हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह है। अब हम डेवलप कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, लाइक चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं। अब चाइना की तरक्की की वजह कलेक्टिव वेलफेयर है। चाइना की अवाम के एक एक बंदे ने अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने अखराजात को कम किया है। एक बहुत ही मशहूर बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने साइकिल पे आना जाना शुरू कर दिया था। अब ये बात मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे एडॉप्ट नहीं करते। तरक्की करने का राज एडॉप्शन से होता है, एप्रिसिएशन से नहीं होता। चीज़ों को एडॉप्ट करने से तरक्की होगी। अप्रिशिएट तो हम हर चीज़ को ही कर देते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि हम उसको एडॉप्ट करें, अपना अपना रोल प्ले करें। इसके बरक्स हमारा रोल देख लें। हम इस महंगाई से लड़ने की बजाय इसमें जीना शुरू कर देते हैं। इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बजाय हम खामोशी से बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई कंट्रोल नहीं होती, बल्कि अमीर जो है
वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है उस बेचारे की चक्की पिसी जा रही है। अब इन सब हालात में मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, IMF का हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को चक्की में पीसना है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं कि हमें IMF के पास जाना ही ना पड़े। हम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते, हम खुद मेहनत क्यों नहीं करते, हम अखराजात को कंट्रोल क्यों नहीं करते। अगर हम अखराजात को कंट्रोल करें, खुद मेहनत करें, तो मैं ये कहता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है कि हमें कभी IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब मुसलमान इस कलमे पे ईमान रखते हैं, लेकिन हमारा इस टाइम मसला ये है कि हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो, कामयाबी मैं दूंगा, तुम कोशिश करो, कामयाबी देना मेरा काम है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कोशिश नहीं करते। हम बिना मुंह उठा के IMF के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब IMF से जब हम कर्जा लेते हैं तो हमें वो कर्जा डबल सूद के साथ वापस करना पड़ता है। अब हदीस का मफहूम है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों पे लानत है, और सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। अब मैं आपको एक सूद की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक पानी का गिलास लें, उसमें आप एक शराब का कतरा डालना। आप उस शराब के कतरे को पानी के गिलास से अलग नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा पानी हराम हो गया। यही एग्जाम्पल हमारे मुल्क पे एप्लीकेबल होती है कि जब सूद जो है हमारे मुल्क में आ गया तो इस मुल्क का सारा पैसा हराम है। इस पूरे मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो हराम माल पे चल रहा है। ये एक इस्लामी मुमलिकत है, हम इसको इस्लामी मुल्क कहते हैं, और हम कहते हैं कि हमने इसको मदीना की रियासत बनाना है। तो मदीना की रियासत बनाने के लिए हमें इस मुल्क से सूद का ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क से सूद का ख़ात्मा होगा तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है। हम अगर एक चीज़ पे नोटिस करें तो हम सब की कमाई में कहीं ना कहीं सूद शामिल है। हम सूद नहीं खा रहे होते, हम बड़ी मेहनत से कमा रहे होते हैं, हलाल कमा रहे होते हैं, लेकिन हम सब की कमाई में सूद शामिल है, क्योंकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। इस सूद से छुटकारा हासिल करने के लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना होगा। मेरी आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अखराजात को कम करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।